कई दिनों की राजनीतिक और कानूनी गहमा-गहमी के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे के डाटा को रिलीज कर दिया। इस सर्वे के रिलीज होने से राजनीतिक गलियारों में फिर से नेशनल कास्ट सर्वे करवाने की मांग उठने लगी है। साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस क्या है, आखिर आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे पास कास्ट सेंसस का कोई डाटा क्यों नहीं है। क्या कास्ट सेंसस से रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग फिर से उठने लगेगी। आखिर क्या है मंडल वर्सेस कमंडल की कहानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कास्ट सेंसस हमारे देश के लिए अच्छा है या बुरा। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, पूरा देश भर में होना चाहिए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर न सिर्फ एक बड़ी लकीर खींच दी है, बल्कि खुद को एक मजबूत स्थिति में लेकर आ गए हैं। जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। ये सब हम लोगों ने कर दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी पहला हक किसका होगा, और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला। सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या। कास्ट बेस्ड सेंसस यानी किसी भी एरिया में जाति के आधार पर किसकी कितनी संख्या है। 1 जून 2022 को ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कास्ट बेस्ड सर्वे की नींव रखी, जिसका रिजल्ट 2 अक्टूबर को पब्लिक के सामने रिलीज कर दिया गया। इस कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार की करंट पॉपुलेशन 13 करोड़ 7 लाख है और बिहार में अपर कास्ट 15.5%, बैकवर्ड कास्ट 27.1%, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट 36%, शेड्यूल कास्ट 19.6% और शेड्यूल ट्राइब 1.6% है। ऐसे में बिहार में फॉरवर्ड क्लास का हिस्सा केवल 15.5% है। वैसे इस कास्ट सर्वे में इन लोगों का सोशल इकोनॉमिक डाटा भी कलेक्ट करना था, लेकिन इसे मिस कर दिया गया। इस तरह आधे अधूरे डाटा को रिलीज करके बिहार की करंट गवर्नमेंट जेडीयू और आरजेडी डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है, जिससे ये पार्टी इस सर्वे के माध्यम से राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। इसी के साथ इस सर्वे में रिलीजियस डाटा भी रिलीज हुआ है, जिसमें हिंदू 82%, मुस्लिम 17.7% एंड 1.6% अदर्स। लेकिन यह जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और इन आंकड़ों के रिलीज होने से फिर से एक बार मंडल वर्सेस कमंडल का मुद्दा धूल पकड़ने लग गया। क्या है मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति, चलिए समझते हैं। 20 नवंबर साल 1978 को उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जातीय प्रणाली में सुधार करने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया, जिसे मंडल कमीशन से जाना गया। 2 साल इस मिशन पर काम करने के बाद साल 1980 में मंडल कमीशन ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने ST/SC को छोड़कर अदर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी OBC को आइडेंटिफाई किया। इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन OBC है, मगर उनका सरकारी जॉब में रिप्रेजेंटेशन केवल 12.5% है। इस रिपोर्ट के पब्लिक हो जाने के बाद ओबीसी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 27% रिजर्वेशन की मांग उठाई जाने लगी। काशीराम जैसे कई नेताओं ने जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी जैसे नारे लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कई सालों तक इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। इसके बाद साल 1989 में बीजेपी और लेफ्ट के सपोर्ट से जनता पार्टी पावर में आई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। पावर में आते ही बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की मांगे मान ली, जिससे ST/SC को पहले से मिल रहे 22.5% आरक्षण के अलावा OBC के लिए 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया। अब ST/SC और OBC को मिलाकर इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन होते हैं। कमीशन वापस लो, आरक्षण नहीं हटा तो आरक्षण है कितना जमन में तेरे मॉडल कमीशन, मॉडल कमीशन जेट पुलिस ने आके कि गर्ल्स को मारा है, उनके बाल पकड़ के खींचे, उनको कपड़े मारे हैं। बस इमेजिन वो आंसू के गोले एक्सपायरी डेट के थे, ऐसे अत्याचार कर रहे थे जैसे हम लोग गुलाम हो, अंग्रेज हो। ये लोग हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। कई स्टूडेंट ने आत्मदाह की कोशिश की, पूरा देश जल रहा था, लेकिन इससे OBC का एक बड़ा वोट बैंक इन्हें मिल गया। इस वोट बैंक को काउंटर करने के लिए और हिंदी बेल्ट में अपनी जगह बनाने के लिए साल 1991 में आडवाणी जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए रथ यात्रा निकाली, जिससे वो हिंदुत्व की राजनीति करके अपना एक बड़ा वोट बैंक बना सके। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो,
रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। इसके बाद से मंडल व से कमंडल की राजनीति होना शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ मंडल का मतलब मंडल कमीशन और कमंडल का मतलब हिंदुत्व बेस्ड राजनीति से है। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर, रथ यात्रा और हिंदुत्व की राजनीति करने के बाद भी जाति की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति से आगे रही। लेकिन साल 2014 में ये सभी समीकरण बदल गए और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी की सरकार पावर में आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तब से अब तक हिंदुत्व की राजनीति जाति की राजनीति से जीतती आई है। लेकिन बिहार के इस कास्ट सर्वे के बाद फिर से नेशनल कास्ट सेंसस करवाने की मांग उठने लगी है। चलिए जानते हैं कि क्या हमारे देश को नेशनल कास्ट सेंसस करवाना चाहिए या नहीं। जाति आधारित जनगणना करवाने से अलग अलग जातियों का डाटा मिलेगा, जिसकी मदद से सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि पिछड़ी हुई जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने का सही अवसर मिले। हम जाति आधारित डाटा की मदद से सही स्कीम बना सकते हैं और उन्हें सही लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत में शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऊंचा करने के लिए बनाई गई है और जातियों पर आधारित जनगणना के डाटा से हम पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सही अनुमान लगा पाएंगे। वैसे जाति पर आधारित आरक्षण देना सही है या गलत, या आरक्षण अच्छा है या बुरा, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे नेशनल कास्ट बेस्ड सेंसस हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ इसके नेगेटिव पॉइंट्स और चैलेंजेस भी है। जाति पर आधारित जनगणना सामाजिक भाईचारे को कमजोर कर सकती है और अलग अलग जातियों के बीच भेदभाव को कम करने की जगह और बढ़ा सकती है। जहां हम सब मिलकर हमारी सोसाइटी में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस तरह से कलेक्ट किया हुआ डाटा सोसाइटी में राजनीतिक भेदभाव ला सकता है। यही कारण है कि 1951 में आजाद भारत में हुए पहले सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस के डाटा को नहीं लिया गया था और देश के फाउंडिंग फादर्स इस कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे सोसाइटी में और डिवीजन बढ़ेगा। मेरे ओपिनियन में हमें नेशनल कास्ट सेंसस करवाना चाहिए, जिससे हमें सही और एक्चुअल डाटा मिले, ताकि हम भारत की ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से समझ पाए। जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति दुर्भाग्य से हमारे देश में और बढ़ेगी, इसलिए हमें जितना हो सके उतना जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी राजनीति किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब